सो हमने लास्ट उसके अंदर वीडियो के अंदर ये देख लिया था कि कैसे थोरेसिक कैविटी हमारे पास आ गई थी, ठीक है। उसके अंदर हमने ये भी देख लिया था कि कैसे हमारे पास जो लंग्स जो थे, जो कि क्या थे एक्चुअली हमारे पास है ना आउट ग्रोथ थे किसके, एंडोडर्म के। लंग्स जो थे वो कहते हैं हमारे पास आउट ग्रोथ थे एंडोडर्म के एज रेस्पिरेटरी प्रीमोडियम। वो हमारे पास कैसे हार्ट के एंटीरियर एस्पेक्ट पे आ गए थे, ठीक है। तो मैंने यही किया, ये तस्वीर कहीं पर भी नहीं है, ये मैंने अपने दिमाग से बनाई है कि ये देखो ये जो लंग्स जो है ये एक राइट का मैंने लंग बना दिया, ये लंग है, ठीक है। इसके ऊपर जो है हमारे पास विज़रल लेयर है, ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है वो पेरिटोनियल कैनाल हो गई, ठीक है। पेरिटोनियल कैनाल जो थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी थी प्लूरल कैविटी के अंदर, तो ये राइट साइड की प्लूरल कैविटी है। अब इस प्लूरल और कैविटी और वी कैन से पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, इसका देखो कनेक्शन जो है अब इसके साथ हार्ट वाली पेरिकार्डियल कैविटी के साथ नहीं है। ये हार्ट वाली पेरिकार्डियल कैविटी, ये पूरी हार्ट वाली पेरिकार्डियल कैविटी है, और ये हमारी पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल है, इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है। और जहाँ पे अगर ये सराउंडिंग है ना, तो सराउंडिंग के अंदर क्या होगा, वो हमारे पास वो जो थे है ना पेरिकार्डियो पेरिटोनियल पेरिकार्डियो सॉरी प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड, जो कि फिर हमारे पास क्या बन गए थे, मेम्ब्रेनस बने थे, प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बनी थी, और उसने क्या कर लिया था कि सराउंडिंग वो दे दिया था फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फाइब्रस पेरिकार्डियम, यहाँ पर क्या होगा, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो अब ये जो प्लूरो पेरिकार्डियो ये जो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल है, मैंने इसको बताया था कि ये हमारे पास वेंट्रली तौर पे तो इसका कनेक्शन टूट चुका है इसके साथ, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी के साथ। अब ये हमारे पास कंटिन्यू होगी पीछे की तरफ, यानी कि पेरिकार्डियल कैविटी के पीछे की तरफ कंटिन्यू होगी। ये राइट साइड से बनाई है, लेफ्ट साइड से भी कंटिन्यू होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड से कंटिन्यू है, ठीक है, ये दोनों साइड से कंटिन्यू होगी। और ये क्या, अब इसको जाना है किसके अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है। अब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाने के लिए ये है पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, इसको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाने के लिए किसको क्रॉस करना चाहिए, सेप्टम ट्रांसवर्सम को। इसको इस पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल को अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाना है तो किसको क्रॉस करेगी, सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर, ठीक है। तो अब ये जैसे ही सेप्टम ट्रांसवर्सम में क्रॉस करेगी और हमारे पास ये पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच जाएगी। अब हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। तो ये सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है ये हमारे पास डायफ्राम में किस तरीके से हेल्प करेगा। तो बेसिकली डायफ्राम जो है वो हमारे पास चार चीज़ों से बनता है। एक डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस, अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस क्या है, बताता हूँ मैं क्या है। दूसरी प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्या है, बताता हूँ। तीसरा सराउंडिंग मायोसाइट्स, ये कहाँ से आएंगे, कैसे आए, कब आए, बताता हूँ। चौथी चीज़ सेप्टम ट्रांसवर्सम। अब हमें देखना है कि कैसे ये सारी चीज़ें, ये है सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है ये हमारे पास ऑर्गेनाइज हो जाएगा एज सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। किस चीज़ में ऑर्गेनाइज हो जाएगा, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। अब हमें पता है कि है ना ये जो सोमेटिक लेयर होती है, सोमेटिक लेयर का हमारे पास है ना वो जो दूसरी वाली लेयर होती है विज़रल लेयर, सोमेटिक लेयर का विज़रल लेयर से कनेक्शन कौन सी हमारे पास किस चीज़ से होता है, वो होता है डॉर्सल मेजेंट्री से। किससे होता है, डॉर्सल मेजेंट्री से। डॉर्सल मेजेंट्री याद आ गई, मैंने बताया था मेजेंट्री जो होती है वो हमारे पास क्या कराती है, कनेक्शन कराती है विज़रल लेयर का सोमेटिक से। अब ये देखो ये तो हमारे पास सोमेटिक वो विज़रल लेयर है, ये कौन सी लेयर है, विज़रल लेयर है। लेकिन हमारे पास जो जहाँ पर वो वाली थी, क्या कहते हैं, ये वाली जो लेयर थी सोमेटिक का मैंने बताया था कि उसने कुछ सेल्स देगी और पेरिकार्डियल कैविटी बना देगी। अब पेरिकार्डियल कैविटी से हमारे पास क्या निकली थी, पेरिटोनियल कैनाल। अब पेरिटोनियल कैनाल के आउटर साइड पे क्या होगी, हमारे पास वही सोमेटिक लेयर, ठीक है। तो समहाउ अगर हम देखें कि ये हमारे पास विज़रल लेयर और उसके आगे की साइड पे जो पेरिटोनियल कैनाल बन रही है उसकी सराउंडिंग में हमारे पास क्या होगी, वो वाली लेयर होगी, उसको सोमेटिक वाली लेयर। ऐसे समझ लो, ये देखो पहले हमारे पास ये है ना, ये है हमारे पास एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म की पहले सराउंडिंग में क्या थी हमारे पास, विज़रल लेयर। यहाँ पे क्या थी हमारे पास है ना, सोमेटिक लेयर। सोमेटिक ने हमारे पास कुछ सेल दिए और इस विज़रल ने कुछ सेल दिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई थी, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। अब अगर थोड़ा पेरिकार्डियल कैविटी कंटिन्यू है इस पेरिटोनियल कैनाल, ठीक है। अब पेरिटोनियल कैनाल जो होगी उसके अंदर हमारे पास आउटर साइड पे कौन सी लेयर होगी, ये वाली आउटर साइड पे हमारे पास लेयर होगी सोमेटिक। और हमारे पास क्या होगा कि ये सोमेटिक जो है, जो यहाँ पे नीचे की साइड पे मैंने बताया था कि कनेक्शन लॉस नहीं हुआ है, जो एंडोडर्म का ये वाला कनेक्शन तो लॉस हो गया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़, लेकिन जो डिस्टल एंड वाला कनेक्शन है एंडोडर्म के साथ, जो डिस्टल एंड वाला जो कनेक्शन है, जो डिस्टल एंड पे जो हमारे पास ये है क्या कहते हैं विज़रल लेयर, उसने अभी वेंट्रली तौर पर ओवरलैप किया हुआ है एंडोडर्म को।
प्रॉक्सिमल वाले पोर्शन में देखोगे तो आपने है ना, प्रॉक्सिमल वाले पोर्शन पे अगर देखो कि विजरल लेयर जो है प्रॉक्सिमल वाले पोर्शन ऑफ एंडोडर्म से वो पूरी इनवर्ड आ चुकी थी, ठीक है, लेकिन डिस्टल एंड पे अभी उसने एंडोडर्म को सराउंड करके रखा हुआ था। तो डिस्टल एंड ऑफ एंडोडर्म और हमारे पास कैविटीज़ की जो हमारे पास विजरल लेयर होगी, उन दोनों का कनेक्शन किसने मेंटेन करके रखा हुआ है? डॉर्सल मेजेंट्री, ठीक है। अब ये हमें पता है कि है ना, ये एंडोडर्म जो थी वो जीआईटी के अंदर कन्वर्ट होती है। एंडोडर्म किसके अंदर कन्वर्ट होती है? जीआईटी के अंदर। तो जीआईटी जो अभी हमारी चल रही होगी, उस जीआईटी में जो एसोफेगस वाला पार्ट होगा, तो एसोफेगस के पास जो हमारे पास जो मेजेंट्री होगी, एसोफेगस वाले एंड पे जो मेजेंट्री होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस। डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस। ये डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस क्या है? डॉर्सल मेजेंट्री तो वो है जो कि विजरल लेयर और है ना सोमेटिक लेयर को कनेक्ट करा रही है। लेकिन जब यही मेजेंट्री हमारे पास एसोफेगल वाले रीजन पे आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस। ये डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस क्या करेगी? ये हमारे पास डायफ्राम की क्रूरा बनाएगी। क्या बनाएगी? डायफ्राम के क्रूरा, ठीक है। अब डायफ्राम के क्रूरा बनाया, अब उसके बाद क्या होगा? ये जो यहाँ पे जो सराउंडिंग खाली एरिया है, वही खाली एरिया है, यानी कि मेसेनकाइमल वाला एरिया है। वहाँ से अब हमारे पास जैसे उसके अंदर हमने देखा था कि है ना, मेसेनकाइमल वाले सेल्स आए थे, उन्होंने क्या बनाया था? प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा? पेरिकार्डियो पेरिटोनियल फोल्ड्स। यहाँ क्या बनेगा? पेरिकार्डियो पेरिटोनियल फोल्ड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लिख दिया, सॉरी, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लिखना पड़ेगा। पेरिकार्डियो पेरिटोनियल, ठीक है। पहले पेरिकार्डियो पेरिटोनियल फोल्ड्स बनेंगे, उससे हमारे पास क्या बनेगी? मेम्ब्रेन। वो क्या करेगी? वो उसको ओवरलैप करेगी, वो उसको क्या करेगी? कैनाल को कैंसिल कराएगी। कैनाल को क्या कराएगी? हाँ, अब कैनाल को यहाँ से कैंसिल करा देगी। कैनाल को क्या कराएगी? कैंसिल करा देगी, ताकि हमारे पास क्या होगा कि पेरिटोनियल कैविटी जो होगा अब वो प्लूरल कैविटी से भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास 3 सेपरेट कैविटीज़ बन जाएंगी, एक पेरिटोनियल कैविटी, एक हमारे पास जो थी क्या कहते हैं प्लूरल कैविटी। अब ये प्लूरल कैविटी अलग हो गई पूरी। कैसे अलग हुई? जब हमारे पास है ना जहाँ पे फोल्ड्स बने, उन फोल्ड्स ने क्या किया कि इसको कैंसिल करा दिया, यानी कि इस पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल का कनेक्शन जो है पेरिटोनियल से कैंसिल करा दिया। जहाँ जब ये हमारे पास सराउंडिंग में है ना ये फोल्ड्स बनना शुरू हुए, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जैसे यहाँ पे बनना शुरू हुई इस एरिया में, तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास ये जो कैनाल थी उसका लिंक जो है पेरिटोनियम से वो कैंसिल हो गया। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये पिक्चर ऐसे समझ में नहीं आती, जैसे मैंने बता दिया कि भाई ये देखो, ये एसोफेगस है, एसोफेगस की ये जो है ये एरिया, ये हमारे पास क्या है? एसोफेगल मेजेंट्री। सराउंडिंग में क्या है? वो सराउंडिंग में है पेरिटोनियल कैनाल, ठीक है। अब उस पेरिटोनियल कैनाल के इर्द गिर्द जो होगा हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएगा? प्लूरो पेरिटोनियल फोल्ड्स। क्या बनना शुरू हो जाएगा? प्लूरो पेरिटोनियल फोल्ड या पेरिकार्डियो पेरिटोनियल फोल्ड्स। बात एक ही है, प्लूरो पेरिटोनियल फोल्ड बोलो या पेरिकार्डियो पेरिटोनियल फोल्ड्स बोलो, वो बात एक ही। बुक में देख लेना क्या नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो फोल्ड्स जो हैं, ये फोल्ड्स क्या करेंगे? वो इस जो यहाँ पे मैंने बनाई थी पहले, वो जो बनाई थी प्लूरो पेरिटोनियल कैनाल, इसके गिर्द ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे? इसके गिर्द जो है वो ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे और इस कैनाल का इस पेरिटोनियल कैविटी से लिंक जो है वो ख़त्म करा देंगे, ठीक है। तो ये देखो ये फोल्ड जो है वो ओवरलैप होना शुरू हो रहा है। ये फोल्ड जो है, ये देखो इस पिक्चर के अंदर देखो, ये फोल्ड जैसे इसके गिर्द ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे और डॉर्सल मेजेंट्री के पास जाके मिलना शुरू हो जाएंगे। ये डॉर्सल मेजेंट्री है, ये क्या है? डॉर्सल मेजेंट्री। तो ये फोल्ड यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यानी कि ये सारे जो फोल्ड जो है वो समहाउ यहाँ तक बनेगा और समहाउ यहाँ तक बनेगा, ठीक है, जो कि डॉर्सल मेजेंट्री पे आके रुक जाएंगे, ठीक है। ये डॉर्सल मेजेंट्री, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड से ये फोल्ड आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो पेरिटोनियल कैनाल विजिबल है, इसमें पेरिटोनियल कैनाल विजिबल नहीं है, ठीक है। ये देखो ये पेरिटोनियल कैनाल दिख रही है, यहाँ पे पेरिटोनियल कैनाल नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे वो जो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन थी उसने उसको पूरा ओवरलैप कर लिया, ठीक है। फिर क्या होगा कि हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ पे ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखी हुई है? वेंट्रल बॉडी वॉल। क्या लगी हुई है? वेंट्रल बॉडी वॉल। अब यहाँ से मायोसाइट्स आएंगे, क्या आएंगे? मायोसाइट्स आएंगे। और फिर हमारे पास, हमें पता है कि टेंडन में ये सेंट्रल पार्ट होता है, ये पेरिफेरल पार्ट होता है। तो पेरिफेरल पार्ट के लिए जो हमें मसल सेल्स जो रिक्वायर थे वो हमारे पास वेंट्रल बॉडी वॉल से आ जाएंगे। तो हमने देखा कि 4 चीज़ों ने हमारी डायफ्राम बनाया, एक डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ इसोफेगस, दूसरा प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, सॉरी पेरिकार्डियो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, तीसरा मायोसाइट्स और चौथा सेप्टम ट्रांसवर्सन, जिसने क्या बना दिया? सेंट्रल टेंडन।
वेल वेंट्रल बॉडी वॉल डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है ये। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें ये होता है कि बॉडी जो है वो वेंट्रली साइड पे ओपन रह जाती है। ये ओपन क्यों रह जाती है कि हमारे पास लेटरल फोल्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म की जो सोमेटिक वाली लेयर है वो हमारे पास बॉडी वॉल को है ना लेटरल साइड से सेंटर पे लेके नहीं आती, और जो ना सोमेटिक वाली लेयर है, जो लेफ्ट साइड पे सोमेटिक वाली लेयर होगी वो हमारे पास सेंटर पे राइट वाली सोमेटिक लेयर से फ्यूज नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास वेंट्रली तौर पे क्या होगा कि बॉडी वॉल ओपन रह जाएगी। अब जो स्ट्रक्चर्स इस बॉडी वॉल से प्रोट्यूट आउट हो रहे होंगे, यानी कि है ना जो ऑर्गन हमारे पास बॉडी वॉल से आगे बाहर निकला हुआ होगा आफ्टर बर्थ, तो उनको हम अलग अलग नाम दे देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास हार्ट बाहर निकला हुआ है तो इसको हम कहते हैं एक्टोपिया कॉर्डिस, ठीक है। अब ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास स्टर्नम के नीचे से ये है ना पूरा मतलब स्टर्नम के नीचे तक ये है ना ओपनिंग जाती है, चेस्ट से लेके स्टर्नम, स्टर्नम से लेके नीचे हमारे पास डायफ्राम तक या और वी कैन से एब्डोमेन तक ये ओपनिंग जाती है। तो उस सूरत में हम इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, उसको हम देते हैं कैंट्रल पेंटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है गैस्ट्रोकचाइसिस। गैस्ट्रोकचाइसिस में क्या आता है कि हमारे पास है ना ओपनिंग जो है वो एब्डोमेन की साइड पे रह जाती है, यानी कि हमारे पास वेंट्रल बॉडी वॉल जो है वो है ना एब्डोमेन की साइड पे ओपन रह जाती है। तो जिसमें क्या होगा कि एब्डोमिनल विजरा जो है वो हमारे पास एब्डोमेन, स्टमक के साथ लिवर, स्प्लीन, जो भी चीज़ें हैं एब्डोमेन के अंदर, वो हमारी सारी क्या हो जाएंगी, वो बाहर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा डिफेक्ट आता है, उसके बाद आता है ब्लैडर और क्लोकल एक्स्ट्रॉफी। ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैडर बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो बाहर आ जाएगा। लेकिन क्लोकल एक्स्ट्रॉफी में क्या होगा कि हमारे पास क्लोकल रीजन भी जो है वी कैन से पेरिनियम जो पार्ट होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी बाहर आ जाएगा। और मेल्स के अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर जो पेनिस होती है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक है ना स्लिट लाइक ओपनिंग बन जाएगी, और वी कैन से ये डिफेक्ट होता है वो बन जाएगा। बाकी इसकी तस्वीर वगैरह देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील हम कहते हैं कि हमारे पास है ना ये वेंट्रल बॉडी वॉल डिफेक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हर्निया हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि मिड गट जो होती है वो हमारे पास है ना जो यॉर्क सैक होती है उसके अंदर आ जाती है। मिड गट जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास यॉर्क सैक के अंदर धंस जाती है इन द फॉर्म ऑफ विटेलाइन डक्ट, और फिर ये हमारे पास जैसे जैसे डेवलपमेंट फर्दर प्रोसीड आउट होती है तो ये जो मिड गट का पार्ट होता है वो दोबारा मिड गट के अंदर आ जाता है और यॉर्क सैक पूरी खत्म हो जाती है। अब अगर हमारे पास ऐसा ना हो, यानी कि ये हर्निएशन जो है वो ख़त्म ना हो, मिड गट का कंटेंट जो है वो दोबारा हमारे पास मिड गट में जाके ज्वाइन ना हो, यानी कि यॉर्क सैक से जो यॉर्क सैक में जो मिड गट का चीज़ आई हुई है वो दोबारा मिड गट में ना जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओम्फेलोसील। इसमें क्या होगा कि हमारे पास मिड गट और वी कैन से गट जो होगी वो है ना बॉडी वॉल से बाहर आई हुई होगी और उसको एमनियन ने सराउंड किया हुआ होगा। गैस्ट्रोकचाइसिस में एमनियन सराउंड नहीं करती, उसकी एपिथेलियम जो होती है वो सराउंड नहीं करके रख रही होती, लेकिन ये जो हमारे पास ओम्फेलोसील होती है इसमें ना एमनियन सराउंड करके रख रही होती है। एपिथेलियम जो एमनियन की एपिथेलियम होती है वो इस जो एब्डोमिनल विजरा बाहर आया हुआ होगा उसको सराउंड कर रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्या टॉपिक लास्ट जो क्लिनिकल इसके बचे हैं वो हैं डायाफ्रामेटिक हर्नियास। डायाफ्रामेटिक हर्निया क्या कहते हैं कि हमारे पास डायाफ्राम के अंदर कोई ओपनिंग रह जाए जिसकी वजह से क्या हो कि एब्डोमेन का कोई पार्ट जो है वो हमारे पास डायाफ्राम के अंदर आ जाए, और वी कैन से कि वो हमारे पास है ना डायाफ्राम के मस्कुलर पार्ट में से पियर्स करके हमारे पास थोरेसिक कैविटी के अंदर वो पार्ट आ जाए। अब ये डायाफ्रामेटिक हर्निया में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर हमारे पास जैसे कि सपोज करो कि GIT जो है, GIT हमारे पास स्टमक जो है, स्टमक हमारे पास शॉर्टन रह जाए, वो हमारे पास क्या हो कि वो पेरिटोनियम में जाए नहीं, वो थोरेसिक कैविटी में ही रह जाए, ठीक है, इन द डायफ्राम के अंदर ही रह जाए। उसके बाद क्या होता है ईसोफेगल हर्निया। ईसोफेगल हर्निया में क्या होता है कि ईसोफेगस छोटी रह जाए और वो ईसोफेगल ओपनिंग तक है ना मतलब वहीं पे एंड हो जाए। ईसोफेगल ओपनिंग जो है, जो हमारे डायफ्राम की ईसोफेगल ओपनिंग है, वहीं पे जाके क्या हो ईसोफेगस एंड हो जाए, तो ईसोफेगस हमारे पास थोरेसिक कैविटी के अंदर रह जाएगी। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के क्लिनिकल से। डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो क्या करती है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज कर देती है और वो हमारे पास है ना डेफिकेशन, पार्चुरेशन और मैच्योरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इसकी एक्शन को मतलब कि है ना इन्हांस करने के लिए क्या करना होता है कि जैसे हमने एक लंबी सांस ली तो क्या होगा कि और हमने लंबी सांस लेके ग्लॉटिस बंद कर दिया, यानी कि सांस को बाहर जाने से रोक दिया, तो उससे क्या होगा कि एयर अभी हमारे है ना उसके अंदर रहेगी चेस्ट कैविटी के अंदर, तो हमारे पास डायफ्राम जो है ना वो दोबारा
दोबारा रिलैक्स नहीं हो सकेगा, यानी कि डायफ्राम जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ असेंड नहीं हो सकेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा और हमारे पास अगर पार्टुरेशन फीमेल में हो रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी, डेफिकेशन वगैरह जो है वो ज़्यादा हो सकेगी। इसका एक और फंक्शन जो कि चोपड़ी सर वसीम साहब की में उसमें नहीं है, वो है कि ये है वेट लिफ्टिंग मसल एंड थोरैको एब्डोमिनल पंप। वेट लिफ्टिंग मसल में क्या होता है कि जैसे हम है ना कोई चीज़ वेट लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब सुपाइन पोजीशन में लेट के कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त ये क्या करता है, ये हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और क्या करता है कि एब्डोमिनल प्रेशर रेस करता है, ताकि जो हमारे पास पीछे वर्टेब्रल कॉलम के पीछे जो है ना मसल्स लगे हुए बैक के मसल्स, उनको असिस्ट करवाएगा उनके फंक्शन करने में। दूसरा ये क्या करेगा कि उस टाइम पे ये हमारे पास है ना वो ब्लैडर और जो दूसरा एनल कैनाल है उनके स्पिंटर को कंट्रोल करके रखेगा कि उस टाइम पे कोई यूरिनेशन वगैरह पास ना हो सके। चौथा जो इसका लास्ट जो इसका फंक्शन है वो है थोरैको एब्डोमिनल पंप। वो ये फंक्शन है कि जैसे ही हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्या करेगा कि नीचे की तरफ आएगा, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करेगा, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करेगा और हमारे पास जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो थोड़ा सा कैविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हमारे पास थोड़ा सा कैविटी के अंदर जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। लेकिन डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो इंक्रीज हो रहा है। अब जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो हमारे पास वेन्स और लिम्फेटिक्स होंगी वो क्या होंगी, वो कंप्रेस्ड हो जाएंगी। वो कंप्रेस होंगी तो हमारे पास वेन्स और लिम्फेटिक्स जो है वो जल्दी से ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास वेनस रिटर्न में हेल्प कराता है इस तरीके से।